नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और 10 के दमदार ट्रेड्स में गाबसर और आशीष जी पिछले शो से बने हुए हैं। अमोल अठावले जी और आशीष कयाल जी भी अपने टॉप ट्रेड्स लेके जुड़ेंगे हमारे साथ। वहीं मार्केट ट्रेंड पर गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह से होगी बात। साथ ही कमाई वाले सेक्टर्स और शेयर्स पर चर्चा के लिए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी होंगे हमारे साथ। और मेरे सहयोगी आशीष आपको बताएंगे कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे डीमार्ट क्यों बना हुआ है, सब पे होगी चर्चा। लेकिन लेकर आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी स्क्रीन पर। निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी भी कायम है और 24,378 वीरू जी आज का हाई हमने लगाया और उसी के आसपास थोड़ा नीचे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ये परेशान कर रहा है आज के सेशन में। बाकी ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या 1 घंटे का प्राइस एक्शन बयां कर रहा है? वो श्रेय कहते हैं ना कि सहायता का निवेदन है बैंक निफ्टी से हम कर सकते हैं अभी, है ना, कि जनाब आप भी चलिए। देखिए श्रेय, कल निफ्टी आईटी करीब 1200 पॉइंट ऊपर था, आज 500 पॉइंट ऊपर था। इसने अपना काम बखूबी किया दिया। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स कौन सा है? इट्स बैंक निफ्टी। उसका चलना ज़रूरी है। ये नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोरी है, पहली बात तो समझ लीजिए। वो एक कंसोलिडेशन के मोड में है, तो वो कंसोलिडेशन के मोड में है। बैंक निफ्टी पे सेंस ये है कि टिल द टाइम ये 58,000 पे है, 57,700, 57,800 कहीं तक के डिप को हमको बाय करना है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। और एक और चीज़, निफ्टी पर एक बात सुन लीजिए जो शेयर ने बात कही और जो 378 का हाई लगाया। मेरी मॉर्निंग कमेंट्री में मैंने आपको एक बात कही थी। द लास्ट लेवल में अपनी कमेंट्री में जो मेंशन कर रहा हूँ दैट्स 419। याद रखिएगा, एक लेवल था हर्डल का 24,128 शेयर। उसके बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है तो वो है 24,419। आप पूछेंगे क्या है ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो ये टफ जोन है, इसके इर्द गिर्द नहीं आपको खरीदनी है अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो डिप्स को। अब आप पूछेंगे डिप्स क्या है? हमारा लास्ट वीक का स्विंग हाई क्या था? 24,261। तो श्रेया, जो आज का लो लगा ना अभी 24,250, 261, 280, 290, ये ट्रैजेक्टरी है बाय करने की, ऐड करने की। लेट्स वेट, लेट्स सी हम 419 को बाइसेक्ट करते नहीं करते हैं। श्रेया 419 अगली तेजी अगर आपको 24,500, 600, 700, 800 देखनी है तो आपको 419 दैट 200 डेमा उसको पार करना पड़ेगा श्रेया। राइट। निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये आउटलुक और डिटेल्स हमने समझ ली। अब ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं और आशीष कयाल जी, अमोल अठावले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। आशीष जी, अमोल जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। शुरुआत कीजिए ट्रेड्स का। आशीष जी बताइए इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? श्रेया, धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं दिन की। यहाँ पर देखिए, एक ओवरऑल जो रुझान चल रहा है वो एक सेक्टोरियल रोटेशन पे चल रहा है। जैसे अब बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया लेकिन दूसरे सेक्टर्स लीड कर रहे हैं। कल से आईटी ने रैली की, शुरुआत हुई थी बैंकिंग सेक्टर के साथ। कल आईटी ने लीड रैली की और आज के दिन में मेटल्स कर रहा है। तो एक अच्छी हेल्दी साइन है। ओवरऑल मेरे ख्याल से इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए और ऐसे में जो स्टॉक्स चले नहीं है उसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। जैसे कि डालमिया भारत, ये पहला पिक होगा। यहाँ पर काफी समय के बाद में एक पैटर्न बन रहा है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है। तो डालमिया भारत में नजर बनाए रखे। ऊपर में जो टारगेट है वो 1870 के आ सकते हैं और स्टॉप लॉस 1725 का लगाना होगा। और दूसरा जो स्टॉक है बाई साइड पे वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ पे बहुत क्लियरली अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और ब्रेकआउट आना चाहिए स्टॉक के अंदर भी। ऊपर में टारगेट हम देख सकते हैं करीबन 1005 के और स्टॉप लॉस लगाना होगा 927 का। आशीष कयाल जी ने जो सूट पहना हुआ एक बार फुल फ्रेम में रखेंगे, है ना। ये हम 3 लोगों के पास है, एक आशीष कयाल जी के पास है, आशीष वर्मा जी के पास है और एक मेरे पास है, ग्रे और चेक के साथ, है ना। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या हैं? जी ग्रीन जी, पहला ट्रेड तो रहेगा एचएएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप स्ट्रॉन्ग बन रहा है और जो सबसे डिफेंस स्टॉक्स है वो काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ 4,440 4440 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 4,550 4550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो है मदरसन। ये एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में था और अब हमें लग रहा है कि ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मदरसन में खरीदारी की सलाह है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 146 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 153 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हैल और संवर्धना मदरसन, ये आशीष जी की 2 पिक्स हो गए। अमोल जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के?
जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। दोनों ही बाइंग साइड का ही व्यू है। एक कॉन्ट्राबेट के साथ जा रहा हूँ और एक ब्रेकआउट ट्रेड के साथ जा रहा हूँ। कॉन्ट्राबेट में जुबिलियंट फूड के साथ जा रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 436 के आसपास चल रहा है, टारगेट निकल के आ रहे हैं 455 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 426 का। काफी करेक्शन हुआ था और एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। डबल बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, वही मेंटेन होता है। तो जो बिलियन फूड में जो बाउंस बैक है वो कंटिन्यू होता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड की तरफ जा रहा है तो एबी कैपिटल की तरफ ध्यान जा रहा है। 399.50 की तरफ आसपास ट्रेड हो रहा है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 420 427 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 390 का। ओके आदित्य बिरला कैपिटल आपका 402 पे बाय कॉल, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। और अब चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा ध्यान है, गुड मॉर्निंग टू यू, वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल ट्रेड कर रहा है 731 के आसपास। मेरे ख्याल से बहुत ही टाइट स्टॉप लगाएंगे, ज्यादा नहीं, 726 का, मतलब 5 रुपए। टारगेट होना चाहिए 740 इंडियन होटल। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है डॉक्टर रेड्डी। मोमेंटम है इसमें। 1374 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1360 का, 14 रुपीज का। टारगेट होना चाहिए 1400 के आसपास। डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी 1374 आज पोस्ट ओपनिंग के बाद, एक गैप अप के बाद अगर कोई चीज़ जिसने स्क्रीन पर मूव दिया है दैट्स फार्मा। चलिए अब ये बातचीत, इसका दायरा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से बढ़ाकर पोजिशनल और एक बाजार का बड़ा टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है, जिसमें हम सिर्फ इक्विटी की नहीं कमोडिटीज़ की बात भी करेंगे। और बातचीत में हमारे साथ मिस्टर गौतम शाह, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कोलीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के मौजूद हैं। गौतम गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक काफ़ी समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। इस बीच हमने ऑलमोस्ट इस पूरी वॉर को शुरू होते हुए देखा और इसका एंड भी देखा। क्रूड को 60 से 125 भी देखा एंड अगेन बैक टू 72। ये जो डैमेज हुआ और उसके बाद जो ये डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया थी, निफ्टी बैंक का लीडरशिप लेना, निफ्टी आईटी का कोलैप्स, मोटे तौर पे अभी ये 3 क्रिटिकल इंडाइसेस निफ्टी बैंक और एक निफ्टी आईटी आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? गौतम गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे मार्केट एनवायरनमेंट काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने जो पॉइंटर्स बताए, पिछले 2 महीनों में हमने इतना कुछ देखा। एफआई सेलिंग, एआई डिस्ट्रप्शन, टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा फॉल, जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी न्यूज फ्लो, ऑयल में इतना बड़ा मूव 110 115 तक जाना, फिर वापस इस लेवल्स पे आना। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स, जब अगर मार्केट 24,000 पे है तो इसको तो आप स्ट्रेंथ ही मानेंगे, इसको आप वीकनेस मान ही नहीं सकते हैं। और अभी भी हम 6-7% दूर हैं लाइफ टाइम हाई से। सो मेरा मानना है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है। निफ्टी क्योंकि एक डोमेस्टिक मनी वर्सेस एफआई मनी के बीच में एक बैटल जो पिछले 12 महीनों से चल रही है वो अभी भी चल रही है। इंडिया के अपने प्रॉब्लम्स है लोकली, नो डाउट अबाउट इट। वैल्यूएशन कंसर्न्स है, बाहर के बजाय ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये ट्रेंड तो मुझे लगता है कि चलेगा, बट अपना मार्केट ज्यादा यहाँ से गिरेगा नहीं। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन में जिस तरह की मूव आई है 24,150 के ऊपर, मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट हो चुका है और बाजार धीरे धीरे 24,600 और 25,500 तक जा सकता है। मुझे लगता है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में हम ये टारगेट्स देख सकते हैं। और हम रोटेशन भी काफी अच्छा देख रहे हैं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने मार्केट को संभाला और मार्केट को हेल्प किया ऊपर आने में। अब टेक्नोलॉजी इज स्टार्टिंग टू पार्टिसिपेट। कल और आज काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इंडेक्स में यहाँ से बड़ी मूव आनी चाहिए क्योंकि जितना वीकनेस होना था पिछले 18 महीनों में मेरे हिसाब से हो गया है, तो वहां पर भी कंट्रीब्यूशन अच्छी है। और रिलायंस तो वैसे भी एक रेंज में है, वो ज्यादा गिरेगा नहीं, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से चल जाए। माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो वहां पर तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो ओवरऑल बेसिस इस मार्केट में बुलिश रहना है और डिप्स पे खरीदारी करनी है, अच्छे शेयरों में रहने हैं जहां पर मार्केट से अच्छा स्ट्रेंथ है। और जैसे मैंने कहा, बैंक और आईटी यहां पर हेल्प करेंगे निफ्टी को ऊपर ले जाने में। ओके गौतम जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात करूं, काफ़ी पॉजिटिव हैं आप इंडियन मार्केट्स को लेकर। हालांकि सर अभी आपने कहा कि आईटी हेल्प करेगा, लेकिन डिटेल में मैं थोड़ा आईटी स्पेस पे आपसे चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि अभी तक सभी के जहन में ये सवाल आता है कि क्या वर्स्ट इज़ ओवर आईटी इंडेक्स को लेकर। कल का और आज का मूव हमने देखा और जिस तरीके से अब डील्स हो रहे हैं एआई को लेकर, एचसीएल टेक की डील, सर्वम की बात करें और आज की डील की भी बात कर लें, तो आईटी पैक को लेकर आप पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या अभी भी इसमें स्टॉक स्पेसिफिक होना है? क्योंकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने सर तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल
लार्ज कैप, मिड कैप, आईटी स्टॉक्स को लेकर अब आप पॉजिटिव हो चुके हैं? देखिए, पिछले 8-9 महीने से हम इस सेक्टर पे बेरिश रहे थे, और जब हम इस सेक्टर पे बेरिश थे तो हम मेटल्स पे बुलिश थे। तो हमने पूरा मेटल्स का रैली प्ले किया और आईटी को हम कंप्लीटली अवॉइड करके रखे थे। ये व्यू थी हमारी जब 32-33,000 पे आईटी इंडेक्स चलता था। हम आपके चैनल पे भी मैंने कहा था, और हमारा वर्किंग टारगेट था 26,000 के आसपास, और 26,000 का जो लेवल है पिछले 2 दिन में आ चुका है। यहाँ पर काफी ओवरसोल्ड सिग्नल्स है, बॉटमिंग सिग्नल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ्स वी आर सीइंग ऑन द चार्ट्स, और थोड़ा सा न्यूज फ्लो भी ओवरडन है। सबको लगता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म हो गई है और एआई डिस्ट्रप्शन इज हियर टू स्टे। मेरा मानना है कि उस पूरे थीम को, उस पूरे पर्सपेक्टिव को मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो अब मार्केट के पास और ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है उसको नीचे ले जाने के लिए। और अगर आप चार्ट्स के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% की रिकवरी आ सकती है इतने बड़े फॉल के बाद। तो अगर वो रिकवरी आती है तो ऑब्वियसली निफ्टी को अच्छा रखेगा। बट यहाँ पर रिकमेंडेशन है बास्केट बाइंग का। अगर आप एक आईटी इंडेक्स, आईटी बीज या वैसे तरह के अगर आप बास्केट को खरीदे, दैट विल बी मोर रिवॉर्डिंग, क्योंकि चार्ट्स अभी भी खराब है। अगर आप स्टॉक पिकिंग करने जाएंगे तो आपको ज्यादा नाम नहीं मिलेंगे, बट अगर आप एक आईटी बास्केट खरीद के अगले 12 से 18 महीने के हिसाब से सोच के लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग। ओके, तो आईटी पे अगर आप देखें, एक सिंगल स्टॉक पे बैट नहीं करना है आपको मेरे ख्याल से बास्केट क्रिएट करनी है। बीज आप ले सकते हैं, इंडेक्स ले सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं, और कोई फंड ले सकते हैं। नॉट अ सिंगल स्टॉक पे कॉल लेनी है आपको रिस्क को स्प्रेड करना होगा। अच्छा गौतम, अभी आपने एक बात कही कि वी वर बुलिश ऑन मेटल्स, है ना, आप बुलिश थे मेटल्स पे। अब यूएस में जब बात ये हो रही थी कि माइट बी एक रेट हाइक वहाँ पे होगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टेट्समेंट्स ये आए कि भाई ठीक है, अब सॉफ्टनेस आ रही है, अब रेट हाई के चांसेस नहीं है। उसके बाद उससे पहले एक कूलिंग ऑफ प्रोसेस हुई मेटल्स में, फिर अब एक बार फिर से अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स वीक पड़ता हुआ, मेटल्स रिएक्ट करते हुए स्ट्रॉन्ग। इसको आप एक परफेक्ट कूलिंग ऑफ का दर्जा देंगे या फिर साइंस ऑफ रिवर्सल कहेंगे? क्या ये रिट्रेसमेंट, री एंट्री का मौका दे रहा है? आपका व्यू क्या कहता है मेटल्स पे? देखिए, 2-2.5 हफ्ते पहले हम लोग ने रेकमेंड कर दिया था प्रॉफिट बुकिंग मेटल्स पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था 12,000 का एनएसई मेटल्स इंडेक्स पे। और ये देखना जरूरी है कि मेटल्स इंडेक्स में 40% की तेजी आई थी इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, आई थिंक 9 to 10 मंथ्स में। सो 8,500 का इंडेक्स 12,000 हो गया, और जब वो 12,000 हुआ हमें लगा कि सारे जो पॉजिटिव्स है वो मोरलेस प्राइस में है। और देखिए, हर बुल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक और इंग्रेडिएंट होता है सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन। सो जैसे मेटल्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा और हम लोग ने रेकमेंड भी किया पिछले 2 हफ्तों के पहले, अब हमारा फोकस कंप्लीटली फार्मा में चला गया है। केमिकल्स हमें अच्छा लगता है, पीएसयूज तो हमें अच्छा लगता ही है। तो ये इन नए सेक्टर्स में अब हमारी थोड़ी सी ज्यादा पोजीशनिंग है। बट क्योंकि आपने मेटल्स के बारे में पूछा, मुझे लगता नहीं है कि वहां कोई बड़ा रिवर्सल हुआ है, वो एक टाइम करेक्शन में है। ये टाइम करेक्शन हो सकता है कि कुछ और हफ्ते चले और उसके बाद वो वापस आएंगे, मेटल्स वापस आएंगे और वापस अच्छा करेंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बने रहिए, बट अगर आपका मल्टी वीक या मल्टी डे व्यू है तो मेटल्स में मेरे हिसाब से इस लेवल्स पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो अभी फोकस रियल एस्टेट, फार्मा, केमिकल्स और पीएसयू और बैंक्स, ऑब्वियसली ये 3-4 सेक्टर्स है जहां हमें सबसे बड़ी तेजी लगती है इस लेवल से। रियल्टी, फार्मा, पीएसयू, बैंक्स, ये सारे स्पेसेस रह सकते हैं रडार पर। गौतम जी, स्मॉल कैप्स हैव रीबाउंडेड शार्पली, तो जिन्होंने जो ये रैली मिस की उनको क्या सलाह होगी? क्या अभी भी रूम है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं? देखिए, स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। आई थिंक पिछले 2 महीनों में हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में 25% की तेजी देखी, और मैं तो सिर्फ इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स में तो 25 से 50% की तेजी हमने ओवरऑल बेसिस पे देखा है। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके व्यूअर्स के लिए कि हर मार्केट एनवायरनमेंट में बीइंग इन द राइट पॉकेट एंड इन द राइट सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर पिछले 6-8 महीने में अगर आप स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में नहीं रहते तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहता। We have obviously been very bullish on this entire segment of broader markets, mid cap, small cap और micro cap. मेरे हिसाब से ये तीनों इंडेक्सेस लाइफ टाइम हाइस पे जाएंगे और यहां से भी अच्छा करेंगे। तो इसमें तो बने रहना चाहिए, और इस लेवल्स पे भी आप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं क्योंकि नए सेक्टर्स अब निकल के आ रहे हैं। फर्टिलाइजर, शुगर, पावर, एनर्जी, ये पूरा ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी थीम, तो नए स्टॉक्स और थीम्स निकल के आ रहे हैं। स्मॉल कैप्स मेरे हिसाब से पूरे साल अच्छे करेंगे और निफ्टी को बीट करेंगे, और जैसे मैंने कहा लाइफ टाइम हाइस पे ये तीनों इंडेक्सेस जाएंगे।
अच्छा गौतम जी, विद इन निफ्टी बैंक मैं आपका एक सेंस जानना चाहूँगा। आपको याद होगा पिछली बार CY25 में जो बैंक निफ्टी का मूव था 51,000 से लगभग 62,000, उस बार डोमिनेट किया था PSU बैंक्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ SBI। इस बार का ये 5-7 हज़ार पॉइंट का जो रिवर्सल है वो आया प्राइवेट बैंक्स में, ICICI बैंक की लीडरशिप में। व्हाट अबाउट PSU बैंक्स? क्या वो जो SBI के बैंक्स के बाद जो एक शॉकर था, जिसके बाद बैंक्स कोलैप्स हुए थे, PSU बैंक्स क्रूड की तेजी में कोलैप्स हुए थे, अब प्लेसमेंट वाइज विद इन निफ्टी बैंक स्टॉक फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो आपका झुकाव किस तरफ है, PSU या फिर प्राइवेट की तरफ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी रियलिस्टिक दैट बैंक निफ्टी में कोई इतना बड़ा रिटर्न यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि FIs की सेलिंग अभी भी प्राइवेट बैंक्स में जारी है और उसके कारण कई जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं अभी भी ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं। अगर आप हमारे स्टॉक्स को देखें इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी हमारे स्टॉक्स में इतनी कोई बड़ी मूव है नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बैंक निफ्टी टुडे इज एट 58,000। हो सकता है कि वो 60,000 तक चला जाए, 62,000 तक चला जाए, बट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अभी भी इतनी बड़ी तेजी है नहीं। सो ऑनेस्टली देयर इज नो रियल रीजन टू ओवर कमिटेड इन द बैंकिंग स्पेस, बट फिर भी अगर आपको बैंकिंग में किसी को चूज करना है तो मैं अभी भी PSUs में जाऊंगा। PSUs में जो टॉप 2 और 3 बैंक्स है वहां पर मुझे लगती है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SBI हैज बीन अ स्ट्रक्चरल मूव फॉर द लास्ट 2 years और मुझे लगता है कि यहाँ से और बड़ा करेगा, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। बट अगर आपको बैंकिंग में रहना है तो आई थिंक PSU बैंक्स इज डेफिनेटली अ बेटर बेट। बट अगर आप बैंकिंग को इग्नोर करके अगर आप फार्मा, केमिकल्स और रियल एस्टेट में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा पोजीशंस बना सकते हैं, दैट इज मोर रिकमेंडेड। राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गौतम जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया अभी प्राइवेट बैंक्स या बैंक्स को अभी थोड़ा अवॉइड करके दूसरे स्पेसेस में मौके हैं, तो हमने कई सारे स्पेसेस की चर्चा की जहां पर स्ट्रेंथ नज़र आती है आपको, लेकिन ये भी समझना जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मार्केट में कौन से थीम्स या सेक्टर से थोड़ी भी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो इसके अलावा सर कौन से स्टॉक्स या फिर थीम्स, सेक्टर जहां पर अभी थोड़ा आप अवॉइड या फिर अंडरवेट हैं? देखिए, अंडरवेट स्टांस में तो हम FMCG पे अंडरवेट पिछले 18 महीनों से रहे हैं और अभी भी यही व्यू है, बिकॉज देयर आर स्टिल क्वेश्चंस अबाउट द कंजम्पशन थीम एंड द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। तो उसके चलते FMCG काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है, तो वहां से दूर रहना चाहिए। बट पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा कमबैक इन कंजम्पशन स्टॉक्स। आप इटर्नल को देखिए, इंडिगो को देखिए, अ लॉट ऑफ दीज स्मॉलर FMCG कंपनीज को अगर आप देखते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट है, तो एक इंडिकेशन है कि मे बी इकोनॉमी में एक रिवाइवल है, उसके कारण ये चल सकता है। बट स्टिल मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है। आई थिंक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर इज प्रोबेबली रियल एस्टेट। हम पिछले 2-2.5 हफ्ते से इस पे पॉजिटिव है, हम लोगों ने इसमें काफी रिकमेंडेशंस भी दिए थे और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इंडेक्स यहाँ से 20 से 25% चल सकता है, इफ नॉट मोर। सो वहां पर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। अच्छा गौतम जी, आखिरी प्रश्न यहाँ पे आपसे। हॉस्पिटल स्टॉक्स अक्टूबर से कोलैप्स होना शुरू हुए थे 25 से, उसके बाद मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने में रिकवरी और एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पैच को हिट करते हुए विद इन हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स, और एक होटल्स थे जो कोलैप्स हुए थे एक बहुत अच्छे मूव के बाद। इन दोनों स्पेस का मैं 2 सेक्टर्स अलग अलग दोनों का जिक्र करना चाहूँगा एक ही प्रश्न के अंतर्गत। इन दोनों में से क्या इंप्रेसिव लग रहा है आपको इस वक्त? अगर आप थोड़ा सा और नियर टर्म देखें तो मुझे लगता है कि होटल स्टॉक्स अच्छे करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक इवेंट जियोपॉलिटिक्स का निकला है और उसके चलते होटल और ट्रैवल स्टॉक्स नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर आर डूइंग वेल। अगर आप एयरलाइन इंडेक्स को देखें, ग्लोबल एयरलाइन इंडेक्स, वो सब में तेजी है, सब में ब्रेकआउट है। तो मेरा मानना है कि होटल स्टॉक्स और इंडिया के जो टॉप 2 और 3 होटल स्टॉक्स है, आई एम वेरी वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे अगले 2 साल के हिसाब से, और सो वहां पर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, वहां पर फोकस करके रखना चाहिए। आपने दूसरे कौन से सेक्टर के बारे में पूछा? सॉरी आई मिस दैट। मैंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, हॉस्पिटल्स की। हाँ, सो हॉस्पिटल्स मेरे हिसाब से एक डेकेडल थीम है। देखिए, हॉस्पिटल्स, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, ये एक डेकेडल थीम है। मेरे हिसाब से इस पे हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स, वीकली, मंथली चार्ट्स पे बनते जाएंगे। बीच बीच में कुछ महीनों के करेक्शंस आते रहेंगे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू डू वेल। नंबर्स काफी अच्छे हैं, अर्निंग्स विजिबिलिटी है, और जिस तरह की लाइफ हम आजकल जीते और जिस तरह का जिंदगी आजकल हो गया है, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक एंड दिस एंटायर फार्मा थीम इज हियर टू स्टे। तो इसमें डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ओवरवेट रहनी चाहिए। ओके, हेल्थ केयर, फार्मा, हॉस्पिटल स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। बहुत शुक्रिया गौतम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने विस्तार से जवाब देने के लिए सर, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी लेकर आइए एक बार फिर से स्क्रीन पर, और बैंक निफ्टी भी रख दीजिए। देख लेते हैं प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है यहाँ पर। 152 अंक ऊपर निफ्टी, और बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट नजर आएगा आपको। लेकिन एक स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, 4-4.5% आज के सेशन में नीचे, और क्वार्टर वन अपडेट काफ़ी कमज़ोर। डिटेल में समझ लेते हैं कि ऐसा क्या आ गया क्वार्टर वन अपडेट में जो इस तरीके से रिएक्शन। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बताइए एवेन्यू सुपरमार्ट आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। बिल्कुल श्रेया, पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज भी 4-4.5% नीचे है। अब क्वार्टर वन का अपडेट आप देखें तो यहाँ पर स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ आपको नजर आएगी तकरीबन 15% की पिछले साल के मुकाबले, यानी 15,932 करोड़ की जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू उन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में दर्ज की थी पिछले साल, वो अब 18,344 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है। जो टोटल स्टोर्स की संख्या है अब 503 आ चुकी है। लेकिन खास बात है कि 15% की जो ग्रोथ है ये वे लेस देन एस्टिमेट्स है। इनफैक्ट मार्केट अनुमान लगा रहा था कि एटलीस्ट 19 से 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी ये जो 15% का आंकड़ा है अपने अनुमान से 4 से 5% कम है। और खास बात अगर आप देखें तो मॉडरेशन यहाँ पर देखने को मिला है। एक तो जो स्टोर एडिशंस है पीयर्स के मुकाबले बड़े धीमी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट जितना चाहता है उतनी तेजी से नए स्टोर्स यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे, तो एक और कारण है जिसके चलते स्टॉक में आपको गिरावट नजर आ रही है। अब स्टोर एडिशंस की बात मैंने की, और इसी के हिसाब से जो अभी तक आपके पास टोटल स्टोर्स हैं और रेवेन्यू जो निकल कर आई है, इससे एक और पैरामीटर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट कितनी आई है। वो पिछले साल के मुकाबले 3% घटी है। अच्छा, डीमार्ट में निराशा का एक और कारण ये कि आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से कि प्रीवियस क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 का अपडेट बहुत स्ट्रांग था, तब स्टॉक चला, और अपडेट के सिमिलर तरीके से नतीजे आए थे तभी भी स्टॉक में बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। तब वहां पर आप देखें तो जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है इसमें 2% की ग्रोथ थी, इस बार 3% की गिरावट है। और इसी के चलते आप देखें तो एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेजेस काफी हद तक मिक्स्ड रहते हैं क्योंकि ये स्टॉक को समझना मुश्किल है। वैल्यूएशन के पैरामीटर पर सबको महंगा ही नजर आता है। HSBC रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 3,870 का टारगेट है। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है 4,000 का टारगेट, लेकिन सिर्फ एक UBS ऐसे हैं जो अभी भी स्टॉक के ऊपर बुलिश है। हालांकि कमेंट्री इनकी भी नेगेटिव है, लेकिन ये एक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हैं 5500 के टारगेट के लिए। शुक्रिया आशीष। डीमार्ट पर अगर आप देखें आज ये प्राइस एक्शन क्यों है समझाने के लिए। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। सुदीप बंदोपाध्याय इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इंडियन मार्केट्स ने लिया है, और आप देखिए ना जिस तरीके से नैस्डैक कोलैप्स हुआ और जिस तरीके से अगर आप कॉस्पी को कोलैप्स होता देख रहे हैं, लग रहा है कि वो जो एक तरफा एक मूव था ना AI रैली का, चिप स्टॉक्स का, अब वो थोड़ा सा उसके कोलैप्स को हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। लग रहा है कि एक वो फीलिंग आ रही है। आपका टेक क्या है मार्केट्स पे, प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इंडियन मार्केट्स की? देखिए, मार्केट में डेफिनेटली आप जैसे कह रहे हैं, जैसे AI स्टॉक्स में एक गिरावट देखने को मिल रहा है, और साथ में जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इंडिया रिलेटिवली अट्रैक्टिव है, और पिछले अगर 15-20 दिन देखें तो कंपेयर टू अदर मार्केट्स इंडिया हैज परफॉर्म मच बेटर, और ये ही एक्सपेक्टेड था क्योंकि इंडियन कंपनीज के लिए अर्निंग्स ग्रोथ उस AI लेवल पे जाना असंभव है। तो AI का स्टॉक्स का गिरना और उनका ग्रोथ में कम होना, यही एक तरीका है जिससे इंडियन मार्केट्स और इंडियन स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, और वही हो रहा है। पर यहाँ पे मैं 2-4 चीज कहना चाहूंगा जो सतर्क रहने की जरूरत है। इंडियन IT मेरे हिसाब से स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। AI रिलेटेड स्टॉक प्राइस कोलैप्स और AI के वैल्यूएशन को लेके जो डिस्कशन और AI जो चार्ज कर रहा है AI कंपनी, उसको लेके डिस्कशन, ये बिल्कुल सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि AI नहीं चलेगा। तो AI रिलेटेड जो डिसरप्शन हो रहा है वो चलता रहेगा, और शायद उसका हम शुरुआत ही देख रहे हैं, और ये डिसरप्शन इंडियन IT कंपनीज को डिस्टेबलाइज कर रहा है और आने वाले कुछ दिन तक करता रहेगा। और इस माहौल में IT कंपनीज में वापस बेट लेना करंट लेवल पे मुझे तो थोड़ा रिस्की लगता है, और मैं इसमें से दूर रहने की ही सलाह दूंगा। वेट एंड वॉच IT क्षेत्र के लिए अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स, डोमेस्टिक मार्केट के पैरामीटर्स है, मॉनसून चालू होने के कारण मूड माहौल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ऑयल प्राइस नीचे आया है, सो बाकी फैक्टर्स तो सही लग रहे हैं। कॉर्पोरेट फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आना चालू हो जाएगा, उस पर ध्यान जरूर रहेगा, और ध्यान रहेगा मॉनसून का प्रोग्रेस कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उस पे।
राइट तो ये फिर व्यू हो गया आईटी और ओवरऑल मार्केट पर। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। एफएमसीजी काउंटर आज थोड़े फ्लैट है। मैं एफएमसीजी स्पेस को लेकर आपसे पूछना चाह रही थी। मैरिको के क्वार्टर वन अपडेट अच्छे आए थे, ब्रोकरेज का भी थम्स अप था, क्वार्टर वन अपडेट के बाद लुढ़क गया। हालांकि इसने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है एफएमसीजी पैक में। आपका क्या व्यू बन रहा है पूरे इस पैक को लेकर, साथ ही मैरिको पर क्या राय होगी आपकी? देखिए ओवरऑल एफएमसीजी पे हमारा व्यू माइल्डली पॉजिटिव है। हम लोगों को बहुत बड़ा ग्रोथ दिख नहीं रहा है, पर जो 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 अच्छे कंपनीज है वहां पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि डिमांड में जरूर पिकअप हुआ है। अब मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण डिमांड में अगर कमी होता है आने वाले दिनों में, उसका विश्लेषण, उसका डिस्कशन आने वाले दिनों में ही होगा। पर आज जो स्थिति बना है उससे डिमांड ठीक ठाक लग रहा है। और अगर आपने पिछले क्वार्टर के जब नतीजे आए तब हिंदुस्तान यूनिलीवर और भी गोदरेज कंज्यूमर इनके कमेंट्री पे अगर ध्यान दिया है तो ये साफ है कि वो उनका कमेंट्री भी पॉजिटिव था इस क्वार्टर के लिए। हाँ, ग्लोबल एनवायरनमेंट लेके बहुत शंका उन लोगों के पास भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके शंका है, पर डिमांड को लेके बहुत ज्यादा शंका नहीं था। हम लोगों को भी लगता है कि डिमांड अभी ठीक ठाक है, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। जैसे मैरिको के जो अपडेट्स आए हैं उस पर भी दिख रहे हैं। हम लोग माइल्डली पॉजिटिव है, और स्पेसिफिकली मैरिको पे हम लोग माइल्डली पॉजिटिव है। एज ऑफ नाउ गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तीनों स्टॉक्स पे हम लोग पॉजिटिव हैं। सुदीप जी तीनों स्टॉक से पॉजिटिव है फिलहाल। तो अगर आप देखें मैरिको को देख कैसे लग रहा है कि पैराशूट जैसे नीचे आता है ना, हालांकि पैराशूट ही इसको ऊपर ले गया था सुबह सुबह, लेकिन अभी पैराशूट की तरह नीचे आ रहा है। खैर अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और श्रेया और कंचन के साथ आप एक छोटे से विलंब के बाद देखिएगा ट्रेडर्स हॉटलाइन, और कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा। सुदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव ए नाइस वीकेंड सर। मुंबई की बारिश को एंजॉय कीजिए। हम भी कभी कभी हो रही है बारिश, उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रश्न हो तो श्रेया और कंचन से ज़रूर पूछिएगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में। ओवर टू यू श्रेया। कैसी बारिश है मुंबई में इस वक्त? बहुत अच्छी। हाँ कंचन आप कुछ? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार है सर। कल तो पकौड़े भी तल लिए हमने, खा भी लिए पकौड़े, परसों भी हमने लुत्फ उठाइए सर आप भी पकौड़े का। ये देखिए दिल्ली वालों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, टेम्परेचर चाहे 42 हो या 43 हो, चाय वाले से जरूर बोलते हैं भाई साहब चाय ठंडी है ना। और वहाँ देखा आपने क्या हाल हो रहा है यूरोप में। ये कुछ अगर आप देखिए मिजाज है। चलिए थोड़े से विलंब के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।